मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम। आज हम लोग एटम में एमसीक्यू ऑफ एटॉमिक मॉडल करने वाले हैं। इसमें हम लोग रदरफोर्ड ऑफ एटॉमिक मॉडल और बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इन दोनों से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेवलप किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन को मैंने डेवलप किया है और आपके साथ आज उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। हम लोगों के सामने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हाजिर है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े। लिखा हुआ रदरफोर्ड यूज्ड गोल्ड फॉइल टू स्टडी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही यूज किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने सिल्वर को, एल्यूमिनियम को या कॉपर को सिलेक्ट नहीं किया था। क्या वजह हो सकता है? पहला है गोल्ड न्यूक्लियस इज हेवीएस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। दूसरा है इट कैन बी मेड इनटू वेरी थिन फॉइल। तीसरा है इट हैज कंडक्टिविटी, इट हैज हाई कंडक्टिविटी। और चौथा इट प्रोवाइड्स शाइनिंग सरफेस। तो गोल्ड की मैलिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसे पीट कर थिन पत्थर बनाया जा सकता है। यह प्रॉपर्टी गोल्ड के पास ही होता है, इसलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड को सिलेक्ट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। आइए हम लोग लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर। एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड न्यूक्लियस। यह आपके पास गोल्ड का न्यूक्लियस है और ये गोल्ड एटम है। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जबकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब आप अल्फा पार्टिकल को यहां से पास कराते हैं तो आपको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। और ये जो रिपल्सन का फोर्स है इसे कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो स्कैटरिंग हो रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम फोर्स की वजह से हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स। तो करेक्ट आंसर विल बी कूलम फोर्स। बात समझ गए? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो होता है वो कूलम फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे अगला हेडिंग, अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड बिकॉज जब आप ये गोल्ड एटम लेते हैं तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल को पास कराया जाता है तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाते हैं, मतलब इसमें डेविएशन नहीं होता। क्या वजह है? गोल्ड फॉइल इज टू थिन टू प्रिवेंट देम। दूसरा है दे आर टू एनर्जेटिक टू बी स्टॉप बाय एनीथिंग। तीसरा है मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो एंड नथिंग इज टू प्रिवेंट देम। और चौथा है इलेक्ट्रॉन्स इन द गोल्ड फॉइल अट्रैक्ट देम। तो आपको बताया था मैंने कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है। यही वजह है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास हो जाते हैं अनडेविएटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो एंड नथिंग इज टू प्रिवेंट इट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। एक बार फिर से आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombarded on a heavy nucleus of charge Z, its distance of closest approach from the nucleus depends on mass m। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है मास पर किस तरीके से डिपेंड करता है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 ZE² डिवाइडेड बाई EK। Z एटॉमिक नंबर है,
ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है और ई के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4πε0 2Ze² डिवाइडेड बाई हाफ mv²। मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा m के मास के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा v² की भी, मतलब वेलोसिटी के। तो इस केस में आंसर हो जाएगा ये डी, इसका आंसर है डी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसी क्वेश्चन का रिपीटेशन है। क्या है देखिए, when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombarded on a heavy nucleus of charge Zd, its distance of closest approach from the nucleus depends on velocity v as। अभी आपको मैंने दिखाया कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है v² के, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद द प्रोपोज्ड सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम वुड बी। रदरफोर्ड्स ने बताया था, रदरफोर्ड्स के अकॉर्डिंगली जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो ये लगातार एनर्जी रेडिएट करता है, और एनर्जी रेडिएट करने की वजह से इसका रेडियस घटता जाएगा और इस तरह से जाकर के ये न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा। इस तरह के पाथ को कहा जाता है स्पाइरल पाथ। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम में एटम वुड बी सर्कुलर, पैराबोलिक, spiral, straight line, so path will be a spiral। the proposed circular path of an electron in Rutherford's model of atom would be a spiral। ये spiral path होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an alpha particle is projected towards the nuclei of following metals with same kinetic energy towards which the distance of closest approach will be minimum। किसमें distance of closest approach सबसे कम होगा ये बताना है। तो आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। अभी आपको मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है z के, मतलब जिसका z ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगा, मतलब वो न्यूक्लियस से दूर पे रहेगा, लेकिन जिसका z कम होगा वो न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाएगा। मतलब जिसका z सबसे कम होगा, अल्फा पार्टिकल उसके सबसे करीब होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उस केस में सबसे कम होगा। तो देख लीजिए किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो सबसे एटॉमिक का नंबर कम है कॉपर का, तो कॉपर में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सबसे कम होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है देखेंगे, एन अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी Ek is bombarded on a gold foil, the distance of closest approach is r। what will be distance of closest approach if an alpha particle of double the kinetic energy is incident। तो अभी आपको मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 1/4πε0 2Ze² डिवाइडेड बाई Ek। तो ऑब्वियस है कि अगर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगा। अगर पहले आपको काइनेटिक एनर्जी r थी, अब मान लिया जाए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r' हो जा रहा है, तो अब जो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2Ze² डिवाइडेड बाई 2Ek, और इसके बदले में आप लिख सकते हैं 1/4πε0 2Ze² बाई Ek के बदले में 2, तो ये हो जाएगा r/2। तो इस बार आंसर हो जाएगा r/2। उसके बाद है इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 0 व्हाट विल बी एंगल ऑफ स्कैटरिंग। आपको याद है ये मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस है और जब कोई पार्टिकल इस सेंट्रल लाइन से के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये b है, इससे पास करता है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सॉरी इसको कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। अगर कोई पार्टिकल इस लाइन पर जा रहा होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो उस केस में
अगर एंगल ऑफ व्हाट विल बी एंगल ऑफ स्कैटरिंग इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 0, अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग मतलब पार्टिकल इस पाथ पर जाएगा और इसी पाथ पर लौट आएगा, उस केस में एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, जब ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं, अगर इस इंपैक्ट पैरामीटर को 0 कर दिया जाए तो पार्टिकल इसी पाथ पर लौट आएगा, इसलिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोर्स मॉडल से है। तो आइए बोर्स मॉडल का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। आपको याद होगा मैंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ परमिसिबल एनर्जी ऑर्बिट। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट को ऑक्यूपाई कर सकता है जिस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। मतलब आपको बताया था कि me, vn, rn ये बराबर होना चाहिए nh/2 पाई के। तो अगर एंगुलर मोमेंटम nh/2 है तो इसका मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन वही ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा। सो द आंसर विल बी दिस वन। आइए नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन है बोर्स एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन इन विच ऑफ द स्पेसीज। मैंने बताया था लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकता है ओनली वैसे आइटम के लिए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। अगर आप बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बात करें हीलियम की, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो He+ हो जाएगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाएगा तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके स्पेक्ट्रम को मतलब हीलियम के स्पेक्ट्रम को बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। उसके बाद द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, अभी आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू nh/2 पाई होगा और n का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से। n का सबसे कम वैल्यू 1 होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम का सबसे कम वैल्यू हो जाएगा h/2 पाई। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? h/2 पाई। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है in the lowest energy level of each atom electron has angular momentum। सबसे कम एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो आपको बताया था nh/2 पाई, n का वैल्यू 1 लेंगे तो h/2 पाई हो जाएगा। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, अगर थर्ड बोर्स ऑर्बिट में होगा तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला nh/2 पाई, n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3h/2 पाई हो जाएगा। सो 3h/2 पाई, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या लिखा हुआ है? इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, आपको बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो रेडिएशन एमिट होता है, मतलब एनर्जी एमिट होता है। तो रिवॉल्व्स इन इट्स ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ना तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा ना ही एमिट होगा। जंप्स फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप नहीं कर सकता है। जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ऑब्वियस है कि जब हायर से लोअर में जंप करता है तब आपको जाकर के रेडिएशन एमिट होता है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज नॉट वैलिड, किसके लिए बोर्स का मॉडल नहीं है? तो बोर्स का मॉडल उसी के लिए वैलिड होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें ड्यूटेरॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये नियॉन है, आपको मालूम है नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
1 निकाल लेंगे तो Ne प्लस हो जाएगा और ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जिसपे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के लिए वैल्यूड होता है। हीलियम जो कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब बोर्स का एटॉमिक मॉडल इसके लिए वैलिड नहीं होगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया हम लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग एटम का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसपे हम लोग रेडियस ऑफ ऑर्बिट पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू।